वेलकम बैक टू शो। कल 8 सितंबर था और कल मुल्क भर में यूम बहरिया मिली जज्बे से मनाया गया। इस दिन पाक बहरिया ने पाकिस्तान की बर्री और फ़िज़ाई अफवाज का शाना बशाना रहकर दुश्मन के दान खट्टे किए। याद रहे कि 8 सितंबर 1965 को पाक बहरिया के जहाज़ों ने हिंदुस्तानी बंदरगाह दवारका पर हमला करके रडार स्टेशन तबाह किया। पाक बहरिया की वाहिद आबदोज़ गाजी ने जंग के दौरान बहरा हिंद में अपना राज और दबदबा कायम रखा और पाक बहरिया की आबदोज़ गाजी ने 5 गुना बड़ी भारतीय बहरिया को उनकी बंदरगाहों में महसूर रखा। बिल्कुल जी, और इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त कमांडर अतीक साजिद और लेफ्टिनेंट कमांडर नाजिश जावेद साहिबा। इन दोनों को खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो। हाउ यू गाइस डूइंग? कैसी हैं आप नाजिश साहिबा? थैंक यू। आपसे ही स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि जनरली पाक बहरिया की अगर बात करें और इसका क्या किरदार है, क्या अहमियत है, कल जो दिन हमने मनाया इसको सेलिब्रेट करने का, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पाक बहरिया में 8 सितंबर का दिन बड़ा जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। इससे जो इस दिन की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि 8 सितंबर को पाकिस्तान बहरिया ने जो रडार स्टेशन था दवारका वो इंडिया का तबाह किया था, और इसको तबाह करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट पाकिस्तान बहरिया को था, क्योंकि वहाँ उनका जो रडार स्टेशन था वहाँ से एयर जो डायरेक्शंस थी इंडियन एयरक्राफ्ट्स को वो मिल रही थी, तो वो इसका बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया पूरी वॉर के अंदर। क्योंकि हमने जब ये तबाह किया तो जो नेवी को प्लान करके वो हमारे साउथ रीजन के अंदर बम्बार्डमेंट करना चाह रहे थे वो बिल्कुल निस्तो नाबूद हुआ। और इस दिन पाक बहरिया जो अपने शहीद हैं, गाजी हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हमारे नेवल चीफ का जो मैसेज होता है वो तमाम यूनिट्स में, इस्टेब्लिशमेंट्स में पढ़ के सुनाया जाता है, और उसका बेसिक मकसद ये होता है कि जो आज के हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, हमारे जवान हैं, उनके अंदर वही जोश, वही वलवला जो है उसकी अहमियत को उजागर किया जाए। क्योंकि तारीख़ के अपनी मिसाल आप है कि जो 8 सितंबर को वाक़या पाक बहरिया की तारीख़ में लिखा गया, उसकी मिसाल उसके बाद किसी भी जंग में हमने नहीं देखी। अतीक साहब, अगर 1965 की बात की जाए तो ये कहा भी जाता है और हमने पढ़ा भी यही है कि हमसे बहुत बड़ी थी इंडियन फोर्सेस और इंडिया की जो बहरिया थी। हमारे पास क्या कुछ इक्विपमेंट थे और हमने किस तरह उनको यूटिलाइज़ किया, इस हवाले से बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा कि 1965 में जो हमारी पैरिटी थी वो 1 to 5 थी, और वो 5 गुना हमसे बड़ी नेवी थी। हमारे पास एक छोटी नेवी के होते हुए भी स्टिल हमने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। हमारे पास 7 जहाज़ थे और 1 सबमरीन थी, और इनको पूरी तरह हमने इस्तेमाल किया। सबमरीन गाजी जो है वो जंग से पहले सेल कर चुकी थी ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए। वो बॉम्बे पोर्ट के बाहर खड़ी थी ताकि इंडियन नेवी का कोई भी जहाज़ आए ताकि उसको टारगेट कर सके। उसके अलावा दवारका ऑपरेशन, जैसे मैम ने अभी कहा, उस दवारका ऑपरेशन में भी हमारे तमाम फ्लीट जो था वो आउट एट सी था, और उन्होंने उस ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया और साथ ही साथ उसको तबाह कर दिया दवारका का। इसके अलावा ड्यूरिंग द कंप्लीट वॉर हम हाई स्टेट अलर्ट पे रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन नेवी का शिप ओपन सी में तो क्या अपने पानियों से बिल्कुल बाहर भी नहीं आ सका, और इट वाज कंप्लीट सी डोमिनेंस बाय पाकिस्तान नेवी। ज़बरदस्त। अच्छा नाजिश साहिबा, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आज हम लोग अपने मुल्क में इस तरह बिल्कुल सेफ एंड साउंड बैठे हैं बिकॉज ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस, बिकॉज ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव। इनकी वजह से हमें पता है कि वी आर सेफ। तो पाकिस्तान नेवी का क्या इसमें किरदार है? हाउ डज़ इट वर्क? और हमारी समुद्री हदूद को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है? किस तरह से हमारे मुल्क को हिफाजत फराहम की जाती है पाकिस्तान नेवल फोर्सेस की तरफ से? देखिए, जो नेवी होती है वो किसी भी मुल्क के लिए ना डिप्लोमेसी का किरदार अदा कर रही थी हैं, और डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि आप जो है ना आप एक तर्जुमानी कर रहे होते हैं पाकिस्तानी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनके हवाले से। तो इसमें यह कि हम सिर्फ अपनी बहरी हदूद की हिफाजत, जो हमारा प्राइमरी रोल है, वो तो हम ऐसा तरीके से कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी कोलैबोरेशंस हैं हमारी रीजनल नेवीज़ के साथ, जो हमारी इंटरनेशनल नेवीज़ के साथ हैं, वो बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, पाकिस्तान की जो मैशियत की बेहतरी है इक़्तिसादियात के अंदर, उसके अंदर भी हमारा बड़ा रोल है। और जो इसको मैं इस तरह से कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे जिस तरह से इसकी पोजीशन है, तो आपको पता है कि जो हमारी 90% ट्रेड है पूरी वर्ल्ड की वो थ्रू सी होती है। तो पाकिस्तान नेवी ना सिर्फ अपनी समुद्री हदूद की हिफाजत बल्कि जो हमारी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं इनको भी बड़े एहसन तरीके से उनकी ज़िम्मेदारी निभा रही है। क्योंकि जब आपका सी सिक्योर होगा, जब आप अपने कार्गो शिप को प्रॉपर एक
सिक्योरिटी फराहम कर रहे होंगे, क्योंकि जो कार्गो शिप्स होते हैं वो दे आर नॉट इक्विप्ड विद द सिक्योरिटी एंड द सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स। तो पाकिस्तान बहरिया के जो जहाज़ हैं वो 24/7 365 days a year they are deployed in the sea, और वो अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको ऐसे तरीके से बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। अतीक साहब ये बताइएगा कि 65 में इक्विपमेंट तो एक तरफ हमारे पास कम ही था, लेकिन एक जज्बा था जो कि पाकिस्तान नेवी के पास बहुत ज़्यादा था। उस जज्बे की मिसाल आज भी हम याद करते हैं, उसको उसकी देते हैं। लेकिन अब बताइएगा कि पाकिस्तान नेवी अब 2024 में, क्योंकि अब 76 साल हो चुके हैं, कहाँ पे खड़ी है इक्विपमेंट के हवाले से, कितने वेल इक्विप्ड हैं हम, और स्पेशली अगर इंडिया से कंपैरिजन किया जाए तो कहाँ पे खड़े हैं? विद रिस्पेक्ट टू द इक्विपमेंट जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑलवेज स्ट्राइव्ड कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस इक्विपमेंट लें। उसमें हमने यूरोपियन, अमेरिकन, चाइनीज़, टर्किश हर तरह की इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है, और इसके अलावा इंडिजिनस डेवलपमेंट के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। लेटली अभी हमने पिछले 10 सालों में पाकिस्तान नेवी हैज़ मॉडर्नाइज्ड अ लॉट, और उसके अंदर हमने टाइप 054 अल्फ़ा शिप्स को इंडक्ट किया है। रिसेंटली अभी 6 सितंबर को हमने हुनैन और PNS बाबर को इंडक्ट किया है, जो कि मिल्जिम क्लास और OPV ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इसके साथ साथ इंडिजिनस डेवलपमेंट फ्रंट के ऊपर हम जो है वो 2 जो शिप हैं मिल्जिम क्लास, वो पाकिस्तान में भी बना रहे हैं। इससे पहले 054 अल्फ़ा टाइप 20 F20P हमने इंडक्ट किए थे बैक इन 2009 एंड 10। 4 शिप्स वो हमने इंडक्ट किए थे। एविएशन के ऊपर जाएँ तो हमने जेट एयरक्राफ्ट, जेट LRMP को इंडक्ट किया है, और इसके अलावा जो सबसे पोटेंट वेपन है, जो कि ऑफेंसिव वेपन है, वो सबमरीन है हमारी। तो हम चाइना के साथ मिलकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत 4 सबमरीन्स चाइना में बनेंगी और 4 पाकिस्तान में बनेंगी। Very nice. तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 15 ईयर्स वी हैव एम्बार्क्ड ऑन अ वेरी एक्सपेंशन जो है ना वो हमने की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बड़े आसानी से कह सकते हैं कि हम इंडिया को इंशाल्लाह एक टफ टाइम देंगे। इंशाल्लाह। अच्छा नाज़िर साहिबा, आपने इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का जिक्र किया है पाक बहरिया की वजह से, नेवल फोर्सेस की वजह से। व्हाट एल्स डू यू थिंक कि हमें अपनी मैरीटाइम रिसोर्सेज को किस तरह से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम अपनी इकोनॉमी की अगर बात करें तो एक पॉजिटिव शिफ्ट हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आपको पता है हमारी जो कोस्टल लाइन है दैट इज़ अराउंड 1000 किलोमीटर, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिन नेमतों से माला माल किया है, एग्जैक्टली दीज आर द नेचुरल रिसोर्स। तो इस हवाले से नेवी बहुत अपना अहम किरदार अदा कर रही है ब्लू इकॉनमी की जो फोरम्स हैं उनके ऊपर भी, और हमारा एक इदारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स है उसके तहत बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। और इसके अभी रिसेंटली हमने लास्ट ईयर एक पायमेक के नाम से हमने एक कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री और इंटरनेशनल इंडस्ट्री के लोगों को मदऊ किया, जो कि एक कोलैबोरेशन थी इस तरफ उनको अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, पब्लिक की अवेयरनेस के लिए भी, कि जो पाकिस्तान के पास रिसोर्स है, जो फिशरी इंडस्ट्री है, जो वहाँ पे लाइवलीहुड्स हैं टू सेव द ओशन इकोसिस्टम, उसके लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारी शिप ब्रेकिंग, जो शिप यार्ड्स हैं, उनके अंदर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स ला सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो ब्लू इकॉनमी का आजकल आपने देखा होगा कि जर्नली पूरी दुनिया में इसकी तरफ बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो पाकिस्तान नेवी इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन देने का फ़ायदा ये हो सकता है कि जो हमारी मैशियत है उसको जनरली जो बात होती है वो लैंड बहुत ग्राउंड लेवल पे भी देख सकते हैं। बलूचिस्तान की बहुत बड़ी हमारी जो पॉपुलेशन का एक रेशियो है, आप कह सकते हैं कि परसेंटेज है, दे टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट, क्योंकि वहाँ पे एक तो आप देखें कि पहले इनहेबिटेड बहुत रहा हमारा वो एरिया, तो नाउ द पाकिस्तान नेवी हो गया जी, नेवी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन अपनी इस हवाले से भी कर रही है, रिसोर्सेज के हवाले से भी, और सेकेंडली वहाँ के जो लोगों को एजुकेशन के अंदर हमने बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट्स किए, अपने एजुकेशन सिस्टम्स वहाँ पर, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वो रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए हम पूरे मुल्क को एक तो ट्रेड के ज़रिए प्लस हम अपना जो कोस्टल एरिया है उसके अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डेफिनेटली उस एरिया के कल्चर को, उसकी डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा संग मील साबित होंगे, जो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करेगी हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के। अच्छा सर, जिस तरह नाज़िर साहिबा ने जिक्र किया, गवादर का एक जिक्र हो गया, तो गवादर पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्या समझते हैं नेवी ऑलरेडी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी है, और कितना दूर है कि हम गवादर उसी तरह देखेंगे जिस तरह अक्सर हम देखते हैं ना कि दुबई है और गवादर में उसी तरह की एक्टिविटीज़ होंगी? नेवी एस्टेब्लिश थी गवादर पे सिंस 70s एंड 80s। नेवी हैज़ बीन देयर, नेवी की वहाँ पर एक प्रॉपर नेवल बेस थी,
اور وہاں پر ہمارے شپ بیفور دی سی پیک ایون ہمارے شپ وہاں پر ریگولر وزٹس کرتے رہتے تھے اور اس ایریا کو سیکورٹی پرووائڈ کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے گوادر بڑا اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہے, اسٹریٹ آف ہارمز کے بہت قریب ہے, جہاں سے تقریباً 30% آف دی ورلڈ آئل شپنگ گزرتی ہے. تو اگر ہم گوادر پورٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں تو اٹ ول بی اے ہیوج بینیفٹ فار پاکستان ایز ویل ایز چائنا, جو کہ سی پیک کے تناظر میں ہم اس کو جب دیکھتے ہیں. تو گوادر کے اندر الحمدللہ ہم نے جیسے میم نے ابھی ذکر کیا کہ بلو اکانومی کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم وہاں پر ایک نیول شپ یارڈ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر کام جاری ہے اور وہ ان قریب آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر ایک سگنیفیکنٹ پروگرس ہے. اس کے علاوہ جو گوادر سی پیک ہے, سی پیک کے لیے ہم نے ایک ٹاسک فورس 88 کے نام سے ایک پراپر ٹاسک فورس دی ہے تاکہ اس کو سی ورڈ ڈیفینس اور سی ورڈ سیکورٹی پرووائڈ کی جائے, جس طرح تاکہ جو شپنگ ہے اس کو سیکیور کیا جا سکے. تو نیوی کی کنٹریبیوشن ٹورڈز دی فرام سیکورٹی پوائنٹ آف ویو, فرام جیسے بلو اکانومی کی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے نیوی کی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے گوادر کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اچھا ناظر صاحبہ, 1965 کی پاک بحریہ اور آج کی پاک بحریہ میں کیا فرق دیکھتی ہیں آپ, اور 2024 کے بعد بھی ہمارا جو ریسنٹ فیوچر ہے اس میں ہم کتنا زیادہ ویل اکوپڈ ہو جائیں گے, یا مزید کیا بہتریاں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ کیونکہ 1965 میں بھی ہم اپنے دشمن سے پروفیشنل کمپیٹنسی میں بہت زیادہ آگے تھے, اس کی مثال آپ نے دیکھی, اور آج بھی ہم ان سے پروفیشنل کمپیٹنسی میں ان سے بالا تر ہیں. تو جہاں تک ریسورس کی بات ہے تو ہمارے بہت سارے پلیٹ فارم, جیسے سر نے بتایا ہے کہ ہم نے بہت سارے پلیٹ فارمز انڈکٹ بھی کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے کچھ پلیٹ فارمز کو ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے گئے ہیں. انڈیجنس ڈیولپمنٹ ہمارے ہاں ہو رہی ہے, جس کا مثال آپ نے بھی دیکھی کہ ایک جہاز ہم نے ترکی سے کے تعاون سے بنایا اور 2 ہمارے پاکستان میں بن رہے ہیں. اس کے علاوہ جو انسٹالیشنز کے اندر ڈفرینٹ سسٹمز ہیں, جیسے اب ایک وارفیئر کا کانسیپٹ بھی چینج ہو چکا ہے کہ اب ہم ہائبرڈ اینڈ 5th جنریشن وارفیئر کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہماری جو سائبر سیٹ اپس ہیں, جو ہمارے آئی ٹی انفراسٹرکچرز ہیں, کمیونیکیشن, ٹیلی کام, اس کے اندر بھی ہم نے بہت زیادہ ماڈرنائز اکوپمنٹس کو انسٹال کیا ہے تاکہ جو آج کے جدید تقاضے ہیں ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے ہم پوری طرح سے لیس ہوں. اس کے ساتھ ہماری جو ٹریننگز ہیں ان کی میتھڈالوجیز بھی اس حوالے سے چینج کی گئی ہیں. پھر ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہمارے جوان, ہمارے آفسرز جو ہیں, ان کو ٹرانسفر آف ایکسچینج آف جو ٹیکنالوجی ہے اس کی تناظر میں باہر ان کو باہر سے بھی ٹریننگ لی جاتی ہیں. بلکہ چائنا کے توسط سے ہم نے بہت سارے ایویشن سیمولیٹرز بنائے ہیں جہاں پہ ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. تو وی آر الحمدللہ equipped with all the latest technologies, and we will as we defend our nation in 1965, we will definitely not let them down. انشاءاللہ. زبردست. سر آپ سے آپ نے جب ذکر کیا تھا نا کہ آپ چائنا کے توسط سے بنا رہے ہیں, جس طرح میڈم بھی بتا رہی ہیں کہ ترکی کے توسط سے یہاں پہ اکوپمنٹ بن رہے ہیں. ہم نے پاک آرمی میں دیکھا کہ بہت زیادہ اکوپمنٹ ہم باہر بھی بہت سارے ملکوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, جیسا شری لنکا ہے. تو آپ بھی اور ملکوں کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ ایکچولی جو نیول ٹیکنالوجی ہے نا, اٹس اے ویری کمپلیکس ڈومین. اٹس ناٹ ایز ایزی کہ ایک جو شپ اور اس میں جو سب سے بڑا فرق ہے کہ ان کے پاس ایک ٹینک ہے, ایک گن ہے اور اس طرح کے انڈیویجول اکوپمنٹ ہے. ہمارے ایک شپ کے اوپر اٹس اے ملٹی ڈائمینشنل پلیٹ فارم. وہ اینٹی ایئر بھی لڑ سکتا ہے, وہ اینٹی سب مرین وارفیئر بھی کرتا ہے, وہ اینٹی سرفیس بھی کرتا ہے. تو اٹس اے ملٹی ڈائمینشنل, تو اٹس اے ویری کاسٹلی اکوپمنٹ اینڈ اے ویری چیلنجنگ ٹیکنالوجیکلی وائز. تو اٹس ناٹ ایزی. وی ہیو امبارکڈ اپان دس جرنی کہ پہلے ہم اپنے لیے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کریں, اور انشاءاللہ ایز دی ٹائم پروگریسز اور جتنی ہمیں میچورٹی ملتی جائے گی اس ٹیکنالوجیکل ڈومین میں, تو انشاءاللہ ود دی پیسز آف ٹائم وی ول ٹرائی ٹو کال ادر نیویز اینڈ سی آور اکوپمنٹ, سی آور شپس, اینڈ if they are willing to invest it or they are willing to have مطلب اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. پہلے ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے, ہم اپنے جہاز خود بنائیں گے, اینڈ بیکاز دی پروڈکٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. اگر وہ پروڈکٹ اس لیول کی ہوگی کہ دوسری نیویز جو ہے نا اس کو وہ اچھا لگے گا, اور وہ تھنک کہ یہ ہماری فورسز کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہونا جائے گا. آف کورس اٹ ول کنٹریبیوٹ ٹو دی نیشنل اکانومی آف کورس. ٹھیک ہو گیا. اچھا نازش, ہماری نیول فورسز کو آپ کیا سمجھتی ہیں, کچھ چیلنجز بھی یقینی طور پہ درپیش ہوں گے. واٹ آر دوز چیلنجز اینڈ ہاؤ آر وی کوپنگ اپ ود دوز چیلنجز؟ دیکھیے, چیلنج کے لیے تو تیار رہنے کے لیے ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے. جو بھی چیلنج اس وقت ہیں, جس میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہائبرڈ وارفیئر ہے, میڈیا کے اندر بہت زیادہ جو امیج بلڈنگ کے علاوہ جو سچ اور جھوٹ کی ڈفرینشیٹ کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ٹاک آف دا ٹاؤن ہو جاتی ہیں, بٹ
अनफॉर्चुनेटली उनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो उसके लिए हम तो डिफेंस कर ही रहे हैं, लेकिन असल मुजाहिद आप हैं जिन्होंने उसके ऊपर यकीन करना है और नहीं करना। तो इस हवाले से बहुत सारी जर्नल कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं अवेयरनेस के हवाले से भी। फिर जो स्पेशली मैंने आपको बलूचिस्तान का बताया, वहाँ पे हमने जो नेवी की कंट्रीब्यूशन है वो ह्यूमन असिस्टेंस, लेकिन एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। ये तो चले इंटरनल हमारे चैलेंजेस तो होते ही है ना जी, लेकिन एक्सटर्नल चैलेंजेस भी होते हैं। एक्सटर्नल चैलेंजेस के लिए डेफिनेटली वी इक्विप्ड आवरसेल्फ विद द लेटेस्ट, जी वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उसके लिए बहुत सारी जो कोलैबोरेशंस होती हैं वो आपकी इंटरनेशनल नेवीज़ के साथ, जिसमें एक बहुत अहम जिक्र मैं करना चाहूँगी, पाकिस्तान नेवी कंसिस्टेंटली कंडक्ट द एक्सरसाइज अमन, जिसका मैसेज ही टुगेदर फॉर पीस है। मतलब उसमें ये है कि 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ लास्ट ईयर दे हैव पार्टिसिपेटेड, देयर नेवीज़ पार्टिसिपेटेड, और उनके साथ जो हमारी मीटिंग्स और जो टेबल टॉक्स हुई उसके अंदर हमने दुनिया को ये मैसेज दिया कि हम जो ये एक्सरसाइज करते हैं ये इट इज़ फॉर द पीस। एक्चुअली हमारा जो दुश्मन है वो ये चाहता है कि हमें वो तमाम दुनिया से अलग करे, बट वी गेव देम द मैसेज कि हम दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए पाकिस्तान हैज ऑलवेज गिवन दिस पॉजिटिव मैसेज। यस, दिस पॉजिटिव मैसेज। और इसके अंदर हमारी एक और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो कि एक कंबाइंड टास्क फोर्स के नाम से 150, वो उसका जर्नल हेडक्वार्टर जो है वो बहरीन में है। और पाकिस्तान फोर्सेस को ये स्पेशली नेवी को ये बहुत बड़ा एज हासिल है कि हमने 13 दफ़ा उसकी कमांड की, एंड दैट कमांड मींस कि हम जो समुद्री हदूद हैं उनके अलावा जो हम इसके अंदर एंटी पायरेसी है, एंटी नारकोटिक्स है, उसके अंदर जो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं आजकल की दुनिया के, उनको भी बड़े एमिकेबली वी आर डीलिंग विद देम। सो नेवी इज़ वर्किंग ऑन ऑल बॉर्डर्स, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया नाज़िर शाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, और शायद ये वजह कि हम आज इस स्टूडियो में सुकून से बैठे और आप लोग इस वक्त जहाँ पे भी मौजूद हैं बहुत सुकून से बैठ के हमें देख रहे हैं, उसकी वजह ये इदारे हैं। अगर आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि ये इदारे पाकिस्तान आर्मी होगी, हमारी नेवल फोर्सेस, हमारी एयर फोर्स होगी, अगर इनको एक सेकंड के लिए अपनी ज़िंदगी से निकालें तो हम लोग कभी भी इतने सुकून से अपने घर में आज़ादाना तौर पर नहीं बैठ सकेंगे। सो इन इदारों की हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, इनकी इज़्ज़त करना, इनकी तकरीम का ख्याल रखना हम सब पे फ़र्ज़ है। यहाँ पर शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।